देखो, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड उसके बाद डेवलप हुआ। पहले लोगों को ये रियलाइज हो गया कि रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट हैं, और उन लोगों ने देखा कि रेडिएशन बर्न होता है। फिर देखा कि ल्यूकीमिया भी लोगों को डेवलप हुआ। लोगों ने ये भी देखा एक्सपेरिमेंट करके कि ऑर्गन को सील्ड भी किया जा सकता है और सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया में एक्सपोजर दिया जा सकता है। तो लोगों को ये पर्टिकुलर अनुभव थे। पहले जो था रिसर्च जो था, जो पेपर जो लोग भी रेडिएशन और बायोलॉजी के साथ काम करते थे, मतलब रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के साथ, एनिमल के साथ, इन विट्रो स्टडी करते थे, इन वाइवो स्टडी करते थे, लोगों ने सेल सर्वाइवल कर्व से रिलेटेड स्टडी करते थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो उनके रिसर्च पेपर छापते थे, लेकिन जो रिसर्च पेपर जो आता था वो अलग अलग जर्नल्स में आता था। अलग अलग जर्नल्स में मतलब कि अलग अलग फील्ड में आता था। जैसे कुछ लोग रेडिएशन का रिसर्च बॉटनी वाले फील्ड में छापते थे, कोई इन्वायरमेंटल वाला में छापता था, कोई डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में छापता था। ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्कैटर्ड थे। फिर एक बार लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, सारी चीज़ों को फिर कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, सिम्पोजिया किया, और सारे मटेरियल जितने पीछे के अभी तक रिसर्च हो चुके थे वो सारे को एक साथ कंपाइल करके एक एक बुक बनाना शुरू किया। लेकिन रेडिएशन रिसर्च उतना पिकअप नहीं किया जब तक कि एटॉमिक बम 1945 का जब एटॉमिक बम हुआ, हिरोशिमा नागासाकी पे एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट जगा कि नहीं, ये रिसर्च जो होना चाहिए इसमें ज़्यादा होना चाहिए। फिर लोगों की कमेटियां बनी, इस तरह के काम होने शुरू, रिसर्च ने पिकअप करना शुरू करा। राइट। अब चूंकि ये समझ में आ गया कि रेडिएशन जो है ज़्यादा हार्मफुल है, तब लोगों ने सोचा कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। राइट। अब आगे की चीज हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, instructions for the safety of military personnel were issued, but many years elapsed before legislation opened the way for protection of civilians. देखो, इसने क्या बोला कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन में कि मिलिट्री पर्सनल्स को, समझे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनकी सेफ्टी कैसे रखनी है, फॉर द सेफ्टी ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स के लिए। उनके लिए चीजें जो है इशू करी गई कि भाई ये चीजें उनको होना चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ये लोग अपने आप को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। लेकिन पब्लिक को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। राइट। बट मेनी ईयर्स इलैप्स्ड, बहुत सालों के बाद जाकर के ये शुरू हुआ, लेजिस्लेशन आया, ऐसा रूल आया कि सिविलियन को भी कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बट इमीडिएटली नहीं हुआ था। जस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद जैसे मिलिट्री को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मिलिट्री पर्सनल्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वैसा गाइडलाइन जनरल पब्लिक के लिए, सिविलियन के लिए नहीं था। इन 1928 में a radiation protection committee was formed at the second international congress of radiology. एक कॉन्फ्रेंस हुआ कब, 1928 में। वो कॉन्फ्रेंस जो था, इट वाज सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रेडियोलॉजी। उसमें इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनी जिसका नाम क्या था, ए रेडिएशन प्रोटेक्शन कमेटी वाज फॉर्म। एक रेडिएशन प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई। Subsequently, उसके बाद the committee evolved into International Commission on Radiation Protection ICRP। यही जो रेडिएशन प्रोटेक्शन कमेटी जो थी उसके बाद इवॉल्व होकर के क्या बनी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है। ए करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट वाज नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, एनसीआरपी। राइट। इसी के इक्विवेलेंट, जैसे इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन है, उसी कमेटी के इक्विवेलेंट एक और कमेटी जो यूनाइटेड स्टेट में एक और ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका नाम क्या है, नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, एनसीआरपी। ठीक है जी, क्लियर। लेटर टू बिकम नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, और यही चीज बाकी क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन बन गया। ओके, ठीक है। However, recommendations did not become law until a state enabling act were passed in 1950s and 1960s में। राइट, ये क्या बोला, जो recommendations जो थे, राइट, वो लॉ नहीं बने बिफोर कितना, 1950s एंड 1960 के बाद। राइट, जब लॉ कब बने, जब स्टेट जो है कोई बिल पास किया, राइट, जिससे रिकमेंडेशंस को लॉ में कन्वर्ट किया जा सकता है, तब जाकर के लॉ बनना शुरू हुआ। दिस वाज नॉट पॉसिबल until the federal government released the preemptive power asserted in 1946 when Congress enacted legislation to remove the US atomic energy program from military control to the civilian agency। देखो ये यूएस की बात है। यूएस में बोला कि ये लॉ तब बना जब फेडरल गवर्नमेंट आई, राइट, और वहां पे उन्होंने क्या किया कि उसको 1946 में कांग्रेस ने क्या किया, दे इनेक्टेड लेजिस्लेशन टू रिमूव यूएस एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम फ्रॉम मिलिट्री कंट्रोल। पहले जो था वो मिलिट्री के कंट्रोल में था यूएस एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, राइट, उसको उस एक्ट से पहले रिमूव किया और तब जाके सिविलियन को दिया कंट्रोल, राइट। उसके बाद जाकर के ये बनी, मतलब लॉ में रिकमेंडेशंस जो था उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। एनसीआरपी की बात कर रहा है, ये जो सारी बात जो यूएस की हो रही है। ओके, द एटॉमिक कंट्रोल टू द सिविलियन, द एटॉमिक एनर्जी कमीशन में कन्वर्ट कर दो। ओवर द ईयर्स द एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है रिलायड ऑन द एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ द एनसीआरपी। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो कहां से एडवाइस लेती है और गाइडेंस लेती है, एनसीआरपी से। फाइनली इन 1972 अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी टू एस्टैब्लिश एप्लीकेबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स with enforcement mainly in the hands of the state boards of the health। देखो इसमें ये पर्टिकुलरली चूंकि ये बुक, जिस बुक से हमने इंफॉर्मेशन लिया हुआ है वो बुक यूएस के ऑथर हैं और यूएस वाले लोगों ने ये बुक लिखी है, तो अपने यूएस के बारे में ये बहुत सारी बातें ये बता रहे हैं। बट हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आईसीआरपी कैसे इवॉल्व हुई, राइट, और उसके इक्विवेलेंट उनकी कंट्री में जो यूएस में एनसीआरपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक ए आईसीआरपी जैसे इंटरनेशनल है, एक रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ये रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ यदि आप इंडिया में देखोगे तो वो है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एईआरबी। ठीक है, बस ये हमारे लिए टेक होम मैसेज है। बाकी ये इसमें लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप लोग पढ़ करके याद कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट होगा वो इसके बारे में भी वो जान लेगा। ठीक है, अब आते हैं रेडिएशंस के बारे में, राइट। द टर्म रेडिएशन इंडिकेट्स ए फिजिकल फेनोमेना इन विच एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस। क्या रेडिएशन का कैसे डेफिनेशन है, द टर्म रेडिएशन क्या इंडिकेट कर, इट इंडिकेट्स ए फिजिकल फेनोमेना इन विच एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस, जिसमें एनर्जी जो है स्पेस में ट्रेवल करती है, उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं हम लोग, रेडिएशन यूज करते हैं। रेडिएशंस आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, राइट। कौन कौन सा ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा जो है कॉर्पस्कुलर और
पार्टिकुलेट रेज या पार्टिकुलेट रेडिएशन। सो दो ग्रुप में क्लासिफाई किया। पहले क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा और दूसरा जो है दूसरा क्या, कॉर्पस्कुलर, और उसको पार्टिकुलेट रेडिएशंस बोलते हैं या पार्टिकुलेट रे। द फॉर्मर हैव एनर्जी एलोन, मतलब फॉर्मर हैव एनर्जी एलोन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। द लैटर हैव मास एंड एनर्जी, और पार्टिकुलेट और कॉर्पस्कुलर रेडिएशन जो है उसमें क्या है, उसमें मास भी है और एनर्जी भी है, ये डिफरेंस है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास सिर्फ एनर्जी है और पार्टिकुलेट के पास मास भी है और एनर्जी भी है। इट इज द एनर्जी दैट गिव राइज टू बायोलॉजिकल चेंजेस विच विल बी डिस्कस्ड, और यही एनर्जी, चूंकि दोनों के पास एनर्जी है, तो यही एनर्जी जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है जब ये इंटरेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से या बायोलॉजिकल टिश्यूज से, ठीक है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। देखो फिगर 1.1, ये फिगर है हमारा 1.1, राइट, डिमोन्स्ट्रेट्स हाउ अल्ट्रावायलेट रेज, X-rays and gamma rays form a continuous spectrum extending down from the familiar visible range of wavelengths. क्या बोला? Figure 1 demonstrate how ultraviolet rays, X-rays and gamma rays, right, form a continuous spectrum, right, extending down from familiar visible range of the wavelength। मतलब ये बोला, आपको देखो ये देखो यहाँ पे, इसको देखो, इसमें क्या दिखाया कि अल्ट्रावायलेट रेज होगा, देखो ये देखो, ये रीजन जो है वो अल्ट्रावायलेट है, राइट, और ये विजिबल लाइट है, करेक्ट, ये विजिबल लाइट के रेंज है जो डॉट 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 करके लिख दिया हुआ है, ठीक है, ये विजिबल लाइट का रेंज है। ये इंफ्रारेड है, ये एक्सरेज, गामा रेज, यहाँ पे कॉस्मिक रेज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो आ रहा है, उसका रेंज। यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो देखना है, इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसी की एनर्जी कन्वर्ट करी है इस वाले सीरीज में, राइट। इस यहाँ पे इन्हीं रेज की क्या है, फ्रीक्वेंसी ली हुई है हर्ज में, और यहाँ पे इस वाले सेक्शन में वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रम में। यहाँ पे टाइप ऑफ रेडिएशन इंडिकेट किया हुआ है, राइट, और यहाँ पे केमिकल इफेक्ट्स दिया हुआ है, किस कारण से बायोलॉजिकल टिश्यू में केमिकल इफेक्ट होएगा, राइट। तो जैसे देखोगे यहाँ पे कि एक्सरे, देखो ये एक्सरे और गामा रे का रीजन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है ये रीजन आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो एक्सरे और गामा रे का रीजन है, राइट है। तो यहाँ से आपका इसका वेवलेंथ 1 से लेकर के कहाँ तक है, आपका 0.0001, राइट, 3 0 है फिर 1 है, राइट, इतना फिर वेवलेंथ आ जाएगा। उनकी फ्रीक्वेंसी देखोगी तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं 10 टू द पावर रफली 17 के आसपास से लेकर के 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज के आसपास की है, इधर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उनकी एनर्जी देखी जाए तो ये 10 टू द पावर 1000 लाइक वोल्ट, मतलब 1 kV से लेकर के ये ऊपर से इसकी एनर्जी ये होती है। और ये इफेक्ट कैसे करते हैं,
एक्सरे वाले, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड वाले, ये क्या करते हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करते हैं। अपनी एनर्जी जो होती है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड, मतलब एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। जैसे हम लोग कल नहीं डिस्कस कर रहे थे कि जो एनर्जी जब फॉल होएगी तो न्यूट्रल एटम जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इट माइट गो इनटू द एक्साइटेड स्टेट, फिर वो डी एक्साइट होएगा तो अपना जो भी वेवलेंथ निकालना होगा निकालेगा, चाहे जिस एनर्जी निकाले, लाइट निकाले, अल्ट्रावायलेट निकाले, लाइक दिस, राइट। दूसरा ये देखो, ये यहां से यहां तक का जो दिया है, ये एक्सरे तक देख रही हो, ये यहां तक आयोनाइजेशन, ये इधर वाले सारे जो होंगे एक्सरे और गामा रे क्या करते हैं, आयोनाइज करके ये क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, समझ गए। और ये कैसे करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ये वाले देखो, देख रही हो, इनर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे के सेल को नॉकआउट कर देंगे, राइट, लाइक दिस। हाँ, और कुछ जो होते हैं जो कम एनर्जी वाले जो हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेंगे उनको रिमूव कर देंगे। तो जनरली आयोनाइजेशन जो करते हैं ये इस टाइप वाले एक्सरे वाले, एक्सरे से गामा रे रेंज वाले, वो क्या करते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रॉन को, इनर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं और आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, गुड। और ओन सन, सूरज जो है, राइट, इज ए सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एक्सटेंडिंग इनटू एक्सरे वेवलेंथ, मतलब उससे जो रेडिएशन निकलता है वहां पे एक्सरेज का भी वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है सूरज से, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय स्पेक्ट्रल लैंप, स्पेक्ट्रल लैंप से अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है, पर्टिकुलरली ऑफ द टंगस्टन मरकरी आर्क टाइप का, यदि हमारे पास लैंप है तो वहां से आर्टिफिशियली अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड इन वैक्यूम ट्यूब्स when electrons accelerated in an electric field and collide with a solid body, usually a tungsten target। तो एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है कि वैक्यूम ट्यूब में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करते हैं, राइट, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करते हैं, और कैसे एसेलरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में, ये तो आपने पढ़ा है कि हाई वोल्टेज लगाते हैं, लाइक किलो इलेक्ट्रोड 1000 केवी का वोल्टेज जो होता है, या 130 केवी का होगा, या 120 केवी का होगा, या 80 केवी का होगा, राइट। तो वो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट होता है, और वो कोलाइड किससे करता है, सॉलिड बॉडी से, जो यूजुअली जो होता है वो टंगस्टन का टारगेट होता है, तब जाकर के एक्सरे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर प्रोड्यूस, अगेन इसमें भी जो रेडिएशन जो आएगा जब एक्सरे प्रोडक्शन जो होता है, तो दो टाइप का रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होता है और दूसरा जो है वो कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस होता है, करेक्ट, राइट। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन a target electron in a particular energy level is ejected and replaced by another, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो टारगेट एटम्स जो है, जैसे मान लो कि टंगस्टन का कोई इनर सेल का, यदि मान लो कि के सेल इलेक्ट्रॉन कोई भी एक निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाता है, और फिर हायर सेल वाले जब आकर के उसको फिल करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, तब जाके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो यही अब बात बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टारगेट इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज इजेक्टेड and replaced by another. Its contribution to the total energy, right, depends on the filtration and energy. उसका क्या जो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन टू टोटल एनर्जी, मतलब ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा टोटल एनर्जी में, वो किस पे डिपेंड करता है कि फिल्ट्रेशन एंड एनर्जी पे, एंड बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट एट हायर डोजेस।
ठीक है? इसका ये समझ में आ रहा है? देखो यहां पे क्या था कि ये लाइन लिखा, इट्स कंट्रीब्यूशन जो होगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कंट्रीब्यूशन जो होगा टू द टोटल एनर्जी, मतलब टोटल जो एक्सरे निकलेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करता है कि फिल्टरेशन कितना है और कितना केबी का आपने ये लगाया हुआ है। करेक्ट, राइट, ठीक है। और तो देखो यहाँ पे समझने के लिए, देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपका टारगेट है, राइट, और ये जो है आपका फिलामेंट है, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इसको केबीपी जो लगाया है हमने, लाइक 1000 केबी 100 केबीपी जो लगाया है वोल्टेज, उसके चलते ये एक्सेलरेट होते हैं और इसको हिट करते हैं जब टारगेट को, तब जाकर के एक्सरे प्रोडक्शन होता है। और ये आप लोगों को पता है कि पूरा ये सिस्टम जो है वो सील्डेड होता है, और यहाँ पे एक एग्जिट विंडो होता है जहाँ से एक्सरे निकलता है, लेकिन ये एक्सरे भी जो है वो एक पर्टिकुलर फिल्टर से होकर के पास करता है। तो जब फिल्टर से पास होएगा तो सॉफ्ट एक्सरे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और सिर्फ हाई एनर्जी वाले ही एक्सरे जो होते हैं वो आगे चल के पास होते हैं, आगे आते हैं। और आपका ये भी एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब ब्रेस्ट मेमोग्राफी करते हैं तो उस केस में हम लोग स्पेशल मोलिब्डेनम का फिल्टर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मोलिब्डेनम का फिल्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें मोलिब्डेनम का टारगेट भी होता है, तो वहां से मोलिब्डेनम एनर्जी का एक्सरे निकलता है, और फिर वही मोलिब्डेनम का एक्सरे जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है वो फिल्टर होकर के इससे बाहर निकलता है। तो उस केस में क्या होता है, उसका फिल्टर मोलिब्डेनम का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा हो जाता है इस केस में। समझ गए? तो अब आपको समझ में आ गया कि कितना केबीपी अप्लाई करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कौन सा फिल्टर यूज करा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कंट्रीब्यूशन जो होगा, टोटल जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसमें से कितना होगा। ठीक है? एंड बोल रहा है कि इट बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट एंड एट हायर डोजेस, मतलब बहुत ज्यादा यदि डोज लोगे तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, वो ज्यादा जो होगा वो दूसरा वाला ही एक्सरे निकलेगा, जिसको कंटिन्यूअस ब्रैमस्लंग वगैरह बोलते हैं। कंटिन्यूअस रेडिएशंस बोला, वही कंटिन्यूअस रेडिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एज दे अप्रोच टू द टारगेट न्यूक्लियस। जब टारगेट न्यूक्लियस के पास में जब अप्रोच करता है तो उस केस में कंटिन्यूअस रेडिएशन इमिट होता है, और उस रेडिएशन को हम लोग ब्रैमस्लंग बोलते भी हैं। ठीक है जी? दिस डिसेलेरेशन मस्ट बी accompanied by the loss of energy in the form of photon with energy ranging from 0 to maximum potential of the X-ray tube, right? तो ये जो ब्रैमस्लंग जो आता है और एक्सरे जो आएगा, राइट, वो उसकी एनर्जी जो होगी वो 0 से लेकर के मैक्सिमम जो भी केबीपी आपने अप्लाई किया उतनी एनर्जी तक का एक्सरे निकलेगा। इन रिसेंट ईयर्स generators have been built which can produce X-rays within the range of gamma rays wavelength। मतलब अभी जो है एक्सरे जनरेटर्स हैं, और जितना गामा रे की एनर्जी होती है उस एनर्जी के रेंज में भी एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। लाइक आप देखते हो हम लोग 140 केवी का यूज करते हैं ना न्यूक्लियर मेडिसिन में गामा रेज, और 140 केवी का आप एक्सरे भी प्रोड्यूस कर सकते हो, 150 का भी करते हो, और उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो थेरेपी के लिए। राइट, राइट, ठीक है। Therefore an early distinction between the two has broken down। ठीक है, मतलब एक्सरे और गामा रे में क्या डिफरेंस है कि मतलब एक्सरे मतलब दोनों के इक्विवेलेंट जो है, मतलब एक्सरे में भी गामा रे के एनर्जी के बराबर हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now a number of isotopes ejects electrons। ठीक है, बहुत सारे आइसोटोप हैं जो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, राइट, जिससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। A stream of these negative particles are called बीटा रेज। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा रेज बोलते हैं।
तो जो रेडियो आइसोटोप जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा रेज। देयर वेलोसिटी varies through a wide range, राइट। वो जो बीटा पार्टिकल जो भी निकलता है, बीटा रेज जो निकलता है, उसकी वेलोसिटी जो है उसका वाइड रेंज होता है। एंड द बीटा रेज फ्रॉम डिफरेंट आइसोटोप डिफर इन मैक्सिमम एनर्जी। और किस चीज में डिफर करता है, एक तो इनकी वेलोसिटी का रेंज जो होता है वो काफी होता है, मतलब वाइड रेंज, मतलब कम से मिनिमम से लेके मैक्सिमम, तो वो बहुत बड़ा रेंज होता है। और क्या बोला, द बीटा रेज फ्रॉम डिफरेंट आइसोटोप, डिफरेंट आइसोटोप से जो बीटा रेडिएशन जो निकलता है उनकी एनर्जी वो किस में डिफर करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी में डिफर करते हैं। दे डिफर इन मैक्सिमम एनर्जी। जैसे द ई मैक्स फॉर P32 का जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितना होता है, 1.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV, राइट। एंड C14 की एनर्जी जो होती है वो 0.156 है, राइट। और ट्रिशियम की एनर्जी जो है H3 जो है उसकी एनर्जी है 0.0018 MeV, राइट। और इसकी C14 की एनर्जी 0.156 MeV है। इन डीके स्कीम्स नोटेशन इज यूज्ड, राइट। डीके स्कीम में जो नोटेशन जो यूज होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, ए रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक मास नंबर एंड जेड रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर, राइट। तो जो भी हम लोग जो डीके स्कीम में नोटेशन जो यूज करेंगे वहां पे ए जो रिप्रेजेंट क्या करता है, एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे, वैसे देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हाँ, H ट्रिशियम जो था, राइट, ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो उस केस में देखो यही इलेक्ट्रॉन निकलता है, करेक्ट। वैसी तरह से C14 है, इसमें बीटा पार्टिकल निकलेगा तो ये बनेगा क्या, नाइट्रोजन बन जाएगा, राइट। और फिर बीटा पार्टिकल वैसे ही निकलेगा, राइट। P32 में भी, P32 से जब बीटा निकलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर 32 बनेगा और फिर उसका बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है। इन ए सिमिलर मैनर जो है पोजिट्रॉन्स आर इमिटेड इन द डीके ऑफ ए नंबर ऑफ आइसोटोप्स। जैसे बीटा पार्टिकल निकलता है उसी तरह से जो है पोजिट्रॉन भी निकलता है, और बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स जो हैं जिससे पोजिट्रॉन निकलता है, राइट। देयर प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट फॉर देयर पॉजिटिव चार्ज। मतलब पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पोजिट्रॉन के पास, पोजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज वो सारी प्रॉपर्टी जो है दे आर आइडेंटिकल। However, this charge assures very short life of the order of 10 to the power minus 19 seconds, right, because the positron combines with an electron almost immediately. Yes, please, the annihilation energy is given off as a gamma rays. तो इस केस में क्या होता है कि जो पोजिट्रॉन जो है, जो चार्ज जो है वो बहुत देर तक उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट, उसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड्स के आसपास में होते हैं। तो ये क्या करता है, इमीडिएटली जो है पोजिट्रॉन जो है वो किससे कंबाइन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली, राइट। और फिर क्या करता है, ये इनहिलेशन एनर्जी जो है वो एज ए गामा रे इमिट होती है, राइट। सो अल्फा पार्टिकल जो है या अल्फा रेज, इट इज ऑल्सो गिवन अप बाय द फ्यू आइसोटोप्स या
जो अल्फा या कुछ आइसोटोप्स जो हैं वो अल्फा पार्टिकल भी इमिट करते हैं, करेक्ट, और स्पेशली वो करते हैं जिनका एटॉमिक वेट हाई होता है। अल्फा पार्टिकल किससे निकलते हैं? जिनका एटॉमिक वेट जनरली हाई होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, पोलोनियम है और रेडॉन जो है, ये लोग अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। जब पोलोनियम दिखाया है यहाँ पे, पोलोनियम 21A 210, मतलब 210 पोलोनियम है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 84 है, राइट। तो हाई एटॉमिक नंबर का आ गया, राइट। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट किया इसने, अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो क्या निकल रहा है? हीलियम, पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस He24। तो यहाँ से बन जाएगा आपका लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करना होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे 84 है तो ये दोनों एटॉमिक नंबर जोड़ करके 84 होने चाहिए सर। तो ये 82 हो गया और +2, 84 बैलेंस। और यहाँ ऊपर वाला भी बैलेंस होना चाहिए, एटॉमिक मास नंबर जो है वो भी बैलेंस होना चाहिए, एटॉमिक वेट जिसको बोल रहे हो, राइट। सो 2110 210 यहाँ पे है और +4 आप मिल करके 2110 हो गया, ठीक है जी, राइट। रेडॉन में अगेन 84 80, ये तो कुछ लिखने में गड़बड़ हुआ, ठीक है, ये जो होगा वो 82 होगा, अच्छा है, ठीक है। 82 पोलोनियम बनेगा यहाँ पे रेडॉन से और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हमेशा देख लेना चाहिए। 8 4 12, ये 2 2 2 2 हो गया, राइट। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अल्फा पार्टिकल जब किससे निकलेगा? आइसोटोप ऑफ हाई एटॉमिक वेट, करेक्ट, उन्हीं से ये निकलता है। अल्फा रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ positively charged particles, each of which contains 2 protons and 2 neutrons. Thus, they resemble the nuclei of helium atom. ठीक है, अल्फा पार्टिकल में क्या निकलता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, राइट, एंड दे रिजेंबल्स द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम्स। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। Figure 1.2 diagrams the characteristics of difference between alpha, beta and gamma rays. राइट, अब ये जो है फिगर 1.2 जो है वो क्या डायग्राम है? डायग्राम ऑफ द डिटेक्शन ऑफ अल्फा बीटा रेज, अल्फा एंड बीटा रेज shown in the conventional manner with magnetic field pointing outwards. यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, राइट, ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड्स की तरफ। आउटवर्ड मतलब पेपर से ऊपर की तरफ, डायरेक्शन जो है, राइट, इधर की तरफ। तो उस केस में बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स देखो, और ये गामा, गामा जो है मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? डेविएट नहीं हो रहा है, राइट, एक। और अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, एक जो है लेफ्ट जा रहा है, सॉरी ये लेफ्ट जा रहा है, राइट, उधर से देखोगे तो हमारे राइट में है, राइट, और ये बीटा जो है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों का अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एक जो है पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो निगेटिव है। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल है और ये जो है निगेटिव पार्टिकल है, राइट। In isotopes where the ratio of neutron to proton is low, right, ratio of neutron to proton जो है वो लो है, the nucleus captures an orbital electron from the k level. जब न्यूट्रॉन n by p रेशियो, n डिवाइडेड बाई p जो होगा वो क्या है? लो है, राइट। तो इस केस में क्या करता है कि न्यूक्लियस जो है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है,
राइट, और वाइटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आएगा। अच्छा ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथ प्रोटॉन, वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइट। अब ये लो क्यों है, क्योंकि P का वैल्यू ज्यादा होगा तभी तो लो है, राइट। और जब ये N जो होगा वो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कैप्चर करेगा तो प्रोटॉन के साथ मिल करके वो क्या कन्वर्ट बना रहा है, न्यूट्रॉन बना रहा है। अब ये रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। तो इसको स्टेबिलिटी वैसे नहीं लेनी है, तो ये बोल रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथ ए प्रोटॉन प्रोवाइड्स न्यूट्रॉन, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, इट लिव्स ए वैकेंसी विच प्रॉम्प्टली is filled by an electron from higher energy level, correct। ये तो क्लियर है, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये सेल है, ये अलग सेल है, करेक्ट। तो उस केस में जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन मान लो इसको क्या कर रहा है, वो कैप्चर कर ले रहा है, तो यहाँ जो वैकेंसी बनेगी उससे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर सेल वाला आकर के जंप करेगा, और यहाँ वैकेंसी होगी तो इसके हायर का आएगा, लाइक दैट। तो यही बोल रहा है कि लॉस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन लिव्स ए वैकेंसी विच promptly is filled by an electron from higher energy level। the excess energy जो है, the excess energy is emitted as X-ray characteristic of the producted matrix। अब ये जो है ये जब कैप्चर करेगा और ये जंप करेगा तो जो भी एक्सेस, जो भी एनर्जी जो निकलेगी यहाँ पे जंप पे, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के फॉर्म में आके अपीयर होगी, राइट। प्रोवाइडेड वो एनर्जी एक्सरे में रेंज में जानी चाहिए, करेक्ट। उसकी एनर्जी एक्सरे के रेंज में होनी चाहिए। जनरली वो के सेल का आता है हायर एटम्स में, एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड करेगा, राइट, कि वो डिफरेंस कितना है, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया उसने, Fe 26 एटॉमिक नंबर, 55 एटॉमिक मास नंबर आ गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ आकर के मिक्स किया, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये -1 है और ये 26 है, राइट। अब क्या हुआ, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 25। बाकी आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, यहाँ 55 है प्लस 0 55, ये 55 हो गया। अब ये एनर्जी जो है वो आ गई आपका 5.3 keV एक्सरे के रूप में निकल जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ generators have been developed which can strip off electrons to produce a gamma rays as well as other types of charged particles। अभी देखो हम लोगों ने अल्फा बीटा पोजिट्रॉन की बात कर ली, राइट, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात कर ली। अब हम लोग बेसिकली रेडिएशन वाले चैप्टर में है, तो रेडिएशन जो बता रहा है, जो सब सेक्शंस में है, कितने तरह से रेडिएशन प्रोड्यूस हो सकता है, उसका एक ब्रीफ इसमें आ गया पूरा। तो ये जो आपका जो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग जो है या जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना, आपको ब्रीफ सब कुछ मिल जाएगा भाई के लिए, छोटे मोटे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, करेक्ट। सो जनरेटर हैव बीन डेवलप्ड व्हिच कैन स्ट्रिप atoms of electron to produce rays as well as other types of charged particles। If hydrogen nuclei carrying one positive charge are stripped of their electrons, protons can be obtained। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप ऑफ कर लोगे तो बचेगा क्या, उसके पास प्रोटॉन ही बचेगा ना।
क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यदि हटा लोगे, स्ट्रिप अप कर लोगे तो एक प्रोटॉन बचेगा। सो प्रोटॉन कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए बीम फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन में काम करते हैं। हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप अप कर लेंगे तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, ड्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियाई फ्रॉम हेवी हाइड्रोजन एटम। Indeed, the ingenuity of physicists continues to provide various kinds of atomic fragments for their study. मतलब बेसिकली जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जो फिजिसिस्ट, तो हर बार आर्टिफिशियली चीजें जो हैं लोग प्रोड्यूस करते रहते हैं, अलग अलग रेडियो आइसोटोप्स। वो वही बोल रहे हैं, फिजिसिस्ट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ एटॉमिक फ्रैगमेंट्स फॉर their study. However, we shall concern ourselves only with those rays which significant biological investigation have been performed. ये बोल रहे हैं कि इस बुक में या जहां पर भी बहुत सारे रेडियो आइसोटोप हैं रे जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन हम सबके बारे में हम नहीं स्टडी करने वाले हैं। वी आर जस्ट कंसर्न जिस रेडियो आइसोटोप या जो रेज जो है जिनका ऑलरेडी बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उन रेज का, लाइक ह्यूमन बॉडी पे या रोडेंट पे या वर्टिब्रेट पे जो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी है, उसी के बारे में इट इज गोइंग टू कंसिडर इन दिस बुक। क्योंकि ये बुक जो है जहां से हमने मटेरियल लिया था वो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन से है। सो अल्टीमेटली वी आर गोइंग, हम लोग रेडियो बायोलॉजी से ही रिलेटेड रेडिएशन के इफेक्ट्स, उसी के आसपास में सारी चीजें चल रही है। अभी हम कहीं बाहर नहीं गए हैं, एक टॉपिक छोड़ के दूसरी जगह नहीं गए हैं। ओनली थिंग आई एम जस्ट मूविंग अराउंड एंड एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है उसको हम बार बार डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बार बार सुन करके भी बहुत सारी चीजें रिपीट होती जाएंगी आपको और याद भी होता जाएगा। ठीक है, आगे चलें। Neutrons, right? Neutrons, the particles which resembles proton in mass but carrying no charge. ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से रिजेंबल कर रहा है इन मास, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास रफली सेम है और बट इट कैरीज नो चार्ज, इस पे चार्ज नहीं है। एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड्स। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है, और सबसे सिंपल तरीका, इससे सिंपल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये स्लाइड जो है ना, जो बोल रहा हूँ ना अभी, जो कुछ भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द वाइवा, इवन मल्टीपल एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि सारे फैक्ट जो है इसमें आपको मिल जाएंगे कम टाइम में। राइट, सो कितने तरीके से न्यूट्रॉन प्रिपेयर किया जा सकता है? एक, इन न्यूक्लियर रिएक्टर प्रिपेयर करते हैं, किससे? फ्यूजन से। इन पार्टिकल एक्सेलरेटर व्हेन न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड्स विथ ट्रिशियम, तब भी न्यूट्रॉन मिलेगा। एंड इन न्यूट्रॉन हाउसेस बाय डिसलॉगमेंट ऑफ टारगेट एटम्स, यूजुअली ए रेज स्ट्राइकिंग द बेरिलियम। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन्स हाउसेस, पता नहीं क्या है, बाय डिसलॉजमेंट फ्रॉम टारगेट एटम्स, यूजुअली ए रेज स्ट्राइकिंग द बेरिलियम। बेरिलियम से रेज स्ट्राइक करता है, तो उस केस में ये जो है टारगेट एटम से जो है न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल जा रहा है, तो उसके न्यूक्लियस से बाहर नॉकआउट कर रहे हैं। There are no significant naturally occurring neutrons emitters on the earth. ठीक है, नेचुरली अकरिंग न्यूट्रॉन इमिटर्स जो हैं वो नहीं है। देयर आर नो सिग्निफिकेंट naturally occurring neutron emitters on the earth. Neutrons are normal constituents of all kinds of matter except the common form of hydrogen. क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का ही। But ordinarily they remain locked into nucleus
इन द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज इंड्यूस्ड बाय, अब आगे आप बताते हैं, देखें क्या बता रहा है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है वो तीन तरीके से मतलब प्रिपेयर किया जा सकता है। एक जो है इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द रिएक्टर बाय फ्यूजन, दूसरा जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे उसने एग्जांपल दिया व्हेन न्यूट्रॉन्स इज बम्बार्डेड, व्हेन न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड्स ट्रिशियम। तीसरा बताया कि उसमें न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एक रेज स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस मतलब एटम को, और वहां पे न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन निकाल लेता है, न्यूट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा है। और जैसे इसने बताया कि यूजुअली ए रेज स्ट्राइकिंग द बेरिलियम। उसके बाद बोला कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेचुरली अकरिंग न्यूट्रॉन का सोर्स नहीं है हमारे पास, राइट। न्यूट्रॉन्स आर जनरली नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर्स का है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ये तो सिम रिपीट है, राइट। आर प्रिपेयर्ड बाय द थ्री मेथड्स, ये रिपीट है। देयर आर नो सच नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट, इतना यहाँ तक कर चुके थे। दे रिमेन लॉक्ड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन induced by high energy radiation, neutrons are released from nuclei। कब होता है? न्यूट्रॉन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं? जब हाई एनर्जी रेडिएशन जो होता है, जैसे मान लो कि हम लोग साइक्लोट्रॉन में काम कर रहे थे, साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और O18 वाटर पे बम्बार्ड करता है तो F18 बनता है हमें, उस प्रोसेस में भी न्यूट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है, न्यूट्रॉन निकलता है। ओके ठीक है, ओके। डिपेंडिंग ऑन their rate of speed they are classified either as a fast neutron or slow neutron। जो न्यूट्रॉन का इमिशन होता है उनके स्पीड पे डिसाइड करते हैं कि वो फास्ट न्यूट्रॉन है कि स्लो न्यूट्रॉन है। The energy involved are respectively above 100,000 electron volt and below 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं उनका 100,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 100 के भी आप बोल लो, या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी, तो बहुत कम के भी एनर्जी के भी होती है और वेरी हाई एनर्जी के भी होते हैं। थ्रू कोलिजन्स विथ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन्स which started out fast are reduced in speed when passing through a substance until their energy is equal to the mean energy of the thermal agitation in the medium। क्या बोल रहे हैं कि कोलिजन करके न्यूट्रॉन, जो फास्ट न्यूट्रॉन जो है उनको स्लो कर दिया जाता है, राइट। सो न्यूट्रॉन विच स्टार्टेड आउट द फास्ट, जो था फास्ट न्यूट्रॉन को आर रिड्यूस्ड इन स्पीड when passing through a substance unless their energy is equal to the mean energy of the thermal agitation in the medium। मतलब जो भी मीडियम है, सपोज मैटर है, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट, थर्मल एजिटेशन होता है ना, थर्मल एजिटेशन का जो मीन एनर्जी होता है, उसके मीन एनर्जी के बराबर जब वो फास्ट न्यूट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी, राइट, तब जाकर के वो रुक जाता है, राइट। तब तक वो मूव करता रहेगा और धीरे धीरे अपनी एनर्जी जो है वो रिड्यूस करता रहेगा। ओके, दे आर देन नोन एज थर्मल और स्लो न्यूट्रॉन्स, जब उसके इक्वल हो जाएगा तो, राइट। एंड कैन बी कैप्चर्ड बाय एटॉमिक न्यूक्लियाई विच मे देन बिकम रेडियोएक्टिव। तो वे क्या करेगा कि ये क्या करते हैं उस समय पे, जब उतना स्लो हो जाएगा, राइट, तो वो एटॉमिक न्यूक्लियस में जाकर के, न्यूक्लियस जो होगा उसको कैप्चर कर लेगा उस न्यूट्रॉन को, और फिर उसके बाद वो खुद ही रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, बढ़िया। अब क्या है, देखो, टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्टिविटी, ये कहाँ से आती है? फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेज फ्रॉम कॉस्मिक ओरिजिन, right, are components of the radiation environment to which
लाइफ ऑन अर्थ हैज ऑलवेज बीन एक्सपोज्ड। एक तो नेचुरल जो अकरिंग जो रेडियो एक्टिविटी है उससे, और बाकी कॉस्मिक रेज से जो आ रही है एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल से, वो वहाँ से भी रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आता है, जिससे हम लोग एक्सपोज होते हैं। प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशंस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 79% प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है, 20% अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, एंड 1% जो है एसोर्टेड एटॉमिक न्यूक्लियाई है, विच रेंजेस फ्रॉम लिथियम टू निकेल तक। ठीक है, ये जो है वो कॉस्मिक रेडिएशन से आते हैं रेडिएशन। दीज टारगेट पार्टिकल्स जो विच रिफ्लेक्ट्स द pre-assumed relative abundance of elements in the universe carry enormous energies and produce a variety of secondary particles or rays by atom smashing interactions with Earth atmosphere। दूसरी बात क्या बोली, ये चार्ज पार्टिकल जो हैं वो क्या है, रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं, द चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट प्री अस्यूम्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। दिस चार्ज पार्टिकल जो है विच रिफ्लेक्ट प्री अस्यूम्ड रिलेटिव abundance of elements in the universe carry enormous amount of energy। चार्ज पार्टिकल जो है वो काफी एनर्जी कैरी करते हैं, एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल और रेज बाय वो इंटरेक्शंस, जब इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ, मतलब कोलाइड करते हैं। एटम स्मैशिंग मतलब उसके साथ कोलाइड करके। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके साथ कोलाइड करके अनदर सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे हमें रेडिएशंस लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-3 बार सुन करके कुछ चीजें बात तो बैठ ही जाती है, सुनते सुनते बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। द स्टडी ऑफ दीज इंटरेक्शंस इज ए साइंस इन इटसेल्फ। फॉर our purpose, it should suffice to state that the rays of cosmic origin have a great penetrating power। सिर्फ हमें यह समझना क्या है, the rays of cosmic rays जो है it is highly penetrating, right, contributing only a small fraction to absorb dose experienced by living organism at ordinary altitude। क्या बोला कि उनको बहुत पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव अ ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। तो ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर मतलब वो आराम से पार करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, राइट। तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम ही होएगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं होएगा, क्योंकि जब वो एब्जॉर्ब होंगे तभी वो रुकेंगे बॉडी में, जितना एनर्जी रुक पाएगी उसी से डैमेज होना है बेसिकली। तो वो बोल रहा है कंट्रीब्यूटिंग ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब डोज एक्सपीरियंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ऑर्डिनरी अल्टीट्यूड पे, जिस पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, राइट, तो वहाँ पे बहुत कम ही उसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। फर्दर मोर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंसेस द चार्ज्ड कॉस्मिक पार्टिकल्स so that they are deflected towards the pole and the intensity is greater towards the higher altitude। अब क्या है, ये क्या करता है, ये जो चार्ज पार्टिकल जो हैं, अब तो चार्ज पार्टिकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल पोल की तरफ चले जाते हैं, और बोल रहे हैं एंड द इंटेंसिटी इज ग्रेटर टुवर्ड्स द हायर एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड की तरफ हम लोग जाते हैं तो इन कॉस्मिक रेडिएशन का परसेंटेज बढ़ते जाता है। सॉरी, द स्टडी ऑफ द हाई एनर्जी न्यूक्लियाई हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू बायोलॉजिस्ट सिंस मैन हैज वेंचर्ड इनटू द स्पेस। क्योंकि ऊपर स्पेस में जा रहे हैं तो वहां पे लोग अब स्टडी करना चाहते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे हाई एनर्जी जो न्यूक्लियाई है वो कैसे बिहेव करती है और उनका असर ह्यूमन बॉडी पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसा होता है। ऑन अर्थ द पार्टिकल्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन रेडिएशन थेरेपी, राइट, हाई एनर्जी पार्टिकल को रेडिएशन थेरेपी में यूज करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसको
थेरेपी के लिए यूज कर लेती हूँ। ठीक है। हाँ